Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back in online classes. BS फोर्थ सेमेस्टर zoology और chemistry ये दो जो है ना वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लोग इसको कोर्स को पढ़ेंगे। और हमारे मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि हमारे कोर्स का जो टाइटल है वो है फार्म एंड फंक्शन 2। तो इसमें हमने 4 चैप्टर डिस्कस करने हैं। सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन, दूसरा हमने रिप्रोडक्शन की बात करनी है, तीसरे नंबर पे हम टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करेंगे और लास्ट पे हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लेक्चर फॉर्म एंड फंक्शन 2। स्टूडेंट्स, जैसे हम डिफरेंट व्हीकल्स देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, इंजन देखते हैं, बाइक देखते हैं, इनको वर्क करने के लिए एक एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत है। हमारी बॉडी भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। इसको भी फंक्शन करने के लिए, इसको वर्क करने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमारे हार्ट को बीट करने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए हर वक्त सप्लाई चाहिए है। तो हमें ये सप्लाई कहाँ से मिलती है? हम जो है ना वो इन बॉडी में तमाम इन ज़रूरियात को, हार्ट को बीट और हमारे ब्रेन को फंक्शन, किडनी को फंक्शन और बॉडी के तमाम आर्गन को फंक्शन करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। वो न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। तो हम इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि न्यूट्रिशन इज ऑल ऑफ दोज प्रोसेस बाय विच एन एनिमल टेक्स इन, पहली बात कि वो कुछ चीजें ले रहा है, इसके बाद डाइजेस्ट, ब्रेक कर रहा है। डाइजेस्ट से मुराद क्या है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने का नाम है डाइजेशन। डाइजेस्ट करता है। अब ये डाइजेशन कहाँ पे हो रही है? ये हमारे स्टोमक में होती है। एब्जॉर्ब्स, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगी। स्टोर्स, बाज़ इन चीज़ों को फौरन से इस्तेमाल कर लिया जाता है और बाज़ इन चीज़ों को स्टोर कर लिया जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में ग्लूकोज होगी और ग्लूकोज का कुछ हिस्सा तो हमारे ब्लड में फ्री ग्लूकोज की शक्ल में घूमेगा और कुछ हिस्सा उसमें बाद में यूटिलाइज होना है और उसको स्टोर कर लिया जाएगा। और वो स्टोर दो जगहों पे हो रहा है, एक लिवर और एक मसल्स। यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन फूड पार्टिकल्स को, किस पर्पस के लिए? टू मीट विद मेटाबॉलिक नीड्स। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हो रही है और ये इस तरह से बहुत ज्यादा सेल का रिपेयर होना और फूड के ब्रेकडाउन होना, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं। इन सब के लिए हमें जो है वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो हम कहते हैं इन तमाम मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमें चीज़ों का हम ओरली, मुंह के रास्ते लेना, उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। डाइजेशन क्या है? मैंने पहले बता दिया, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक सेल जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये मैंने एक सेल ड्रॉ कर लिया और जहाँ पे ये इसका है न्यूक्लियस। अगर मैं कहूँ कि ये वाला पार्टिकल सीधा इस सेल में दाखिल हो जाए तो इस सेल के लिए मुश्किल होगा। तो क्या किया जाता है? इसको पहले इन स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, फिर ये अगले स्टेप में स्मॉल पार्टिकल्स हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। हम कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में जो कन्वर्जन है, ये ब्रेकडाउन है, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। इतना बड़ा मॉलिक्यूल जो एक सेल के लिए यूटिलाइज करना मुश्किल होता है, तो उसको एफोर्डेबल वे में सेल की सहूलत के लिए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाना क्या कहलाएगा? डाइजेशन। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब हमें इनको भी डिफाइन करना है। केमिकल ब्रेकडाउन से क्या मुराद है? जब हमारे डिफरेंट एंजाइम फूड के ऊपर एक्ट करेंगे, पेप्सिन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा हुआ है, लाइपेज के बारे में पढ़ा हुआ है, ये केमिकल्स हैं, ये एंजाइम हैं, ये भी फूड को तोड़ते हैं। और अगर ये एंजाइम फूड को तोड़े तो इसको हम कहेंगे केमिकल। और मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल क्या है? हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स ने सराउंड किया हुआ है स्टोमक को, वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, एक फोर्स सप्लाई होती है। वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से फूड पे एक फोर्स लगती है, फूड उससे भी टूटती है, लेकिन ये वाला जो टूटना है ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन है। केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड into particles that individual cells of an animal can absorb.
एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे मैं बात ये डिस्कस करता चलूँ कि बायोलॉजिस्ट का मानना ये है कि आज जितने भी एनिमल्स हैं, स्पेशली ह्यूमंस, ये वक्त के साथ साथ इनके अंदर चेंजेस आती हैं और इन चेंजेस का नाम हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो न्यूट्रिशन के एतबार से हम बात करें कि जब इंसान पहले जंगलों में रहा करता था, बहुत पहले, हजारों साल पहले की बात है, अब उन एंसेस्टर के, उन 1000 years बिफोर कुछ ह्यूमंस के स्कल देखें और उनके टीथ स्ट्रक्चर देखें और आज के इंसान के टीथ स्ट्रक्चर का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे दांत उन लोगों के दांतों के मुकाबले में वीक हैं। उसकी वजह फूड थी, उन लोगों की जो फूड थी वो ज़्यादा हार्ड थी और आज जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। हम फूड को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोसेस करते हैं, हम इसको जूसी बना देते हैं, हम इसको जो है वो इतना ज़्यादा बॉयल कर लेते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इसके सॉफ्ट होने से हमारे जॉ स्ट्रक्चर भी सॉफ्ट होते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी को फैसिलिटीज़ मिलती जाती हैं, हमारी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फ्रेजाइल होती जाती है, या फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी उतनी ज़्यादा कम काम करती है। इस बात को हम एवोल्यूशन के एतबार से हम थोड़ा बाद में देखते हैं। कहते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो वाले तमाम कंपोनेंट्स फूड के जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है। न्यूट्रिएंट्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं? पहली बात कि इन न्यूट्रिएंट्स को हम ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, मेंटेनेंस। हमारी बॉडी में कहीं पे सेल डैमेज हो रहे हैं, कहीं पे मसल डैमेज हो रहे हैं, कहीं पे ब्लड का लॉस हो रहा है, इन चीज़ों को दोबारा से रिपेयर करना, मेंटेन करना, उसके लिए भी हमें इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। एनर्जी प्रोडक्शन, हमें जितने भी काम करने हैं, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, तो तभी हमें एटीपी की जरूरत है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इनको जो है वो प्रोडक्शन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि ओवरऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एनिमल आर इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे उन्होंने एक तराजू रख दिया है और इस तराजू में आज के मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स को और बहुत पहले से एंशिएंट ऑर्गेनिज्म को रखा हुआ है। तराजू है, तराजू के एक पलड़े में मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, तराजू के दूसरे पलड़े में एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है। जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लेस एफिशिएंट कह लें या फिर इनके अंदर बायोसिंथेटिक मशीनरी या बायोसिंथेसिस कम हो रही है, मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा तैयार नहीं हो रहे। बहुत पहले ऑर्गेनिज्म इस तरह के थे कि उनके अंदर बायोसिंथेटिक एबिलिटीज ज्यादा थी, वो अपने मॉलिक्यूल्स खुद बनाते थे। और यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए में बताया जा रहा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल आर इनवर्सली रिलेटेड टू एबिलिटी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है उसके अंदर बायोसिंथेसिस की एबिलिटीज उतनी ज्यादा कम है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट कम है तो उसकी बायोसिंथेसिस की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिंपल एग्जांपल्स कहता हूँ। प्लांट है, उसको जिंदा रहने के लिए हमने कभी नहीं देखा कि किसी डॉक्टर ने यह तजवीज़ दी हो कि इस प्लांट को इतना गोश्त दिया जाए, इतनी कार्बोहाइड्रेट्स, इतनी रोटियाँ दी जाएँ, ये फ्रूट दिया जाए। हम कभी प्लांट के बारे में इतना परेशान नहीं होते। उसकी वजह क्योंकि उसके पास एबिलिटी है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर अपनी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो खुद तैयार कर लेता है, क्योंकि उसके पास खुद तैयार करने की एबिलिटी ज़्यादा है। किसी ऑर्गेनिज्म के पास जितनी ज़्यादा खुद तैयार करने की एबिलिटी है उतनी ही कम उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। उसको ज़्यादा ज़रूरियात नहीं है क्योंकि वो तो खुद तैयार किया जा रहा है। जैसे मैंने प्लांट की भी एग्जांपल दी कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और इनऑर्गेनिक आयंस जो है हम उसको मट्टी में अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो अपने तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, अपना तमाम डीएनए और बाकी सारी चीज़ें वो खुद तैयार करेगा। इसका मतलब है कि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम है, उसकी बायोसिंथेटिक एबिलिटीज ज़्यादा है। इसकी दूसरी साइड पे देखें तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और बायोसिंथेसिस कम है, मिसाल के तौर पर एनिमल्स, हम इसमें आते हैं, हमें प्रोटीन भी लेना पड़ती है, उनमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ते हैं, हमें फैट लेना पड़ते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने बनाए फॉर्म में लेंगे।
इसका मतलब है हमारी बायोसिंथेसिस एबिलिटी कम है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं एक चीज ज्यादा है एक चीज कम है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्सली रिलेटेड। यहां पे मैंने एक एग्जांपल कोड किया है और यहां पे हमने क्या बताया गया, फ्यूर बायोसिंथेटिक एबिलिटीज। अगर बायोसिंथेटिक एबिलिटीज कम है, जैसे मैंने अपनी बात की, हम अपनी प्रोटीन खुद नहीं बना सकते सारी, बिना गोश्त खाए, बिना दूसरी बिना अमीनो एसिड लिए हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स सारे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो डिपेंडेंट होती गई है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फ्यूर बायोसिंथेटिक एबिलिटीज, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास बायोसिंथेटिक एबिलिटीज कम है तो इसका मतलब है उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा होगी। एक एरो मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, एक एरो मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्सली रिलेटेड। क्लासिफिकेशन इसी बेस पर आपने कह दिया कि ये जो जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है उनमें कौन कौन से एनिमल जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंजाई आती है और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। कुछ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक है और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक है। जो नॉन फोटोसिंथेटिक है वो इस कैटेगरी में आएंगे और ओवरऑल हम इनको कह देंगे दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। सिंपल, प्लांट्स फोटोसिंथेटिक, प्रोटिस्ट जो है वो ये खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं, इनकी बायोसिंथेटिक एबिलिटीज ज्यादा होती हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम होती हैं। इनके लिए फिर मुझे एरो जो है वो इनकी ऑपोजिट साइड पे लगाना पड़ेंगे, तो हम कहते हैं इनमें ऑटोट्रॉफ्स आएंगे। हेटेरोट्रॉफ्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं, बहुत सिंपल है। कार्निवोर, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। कार्निवोर हम कहते हैं मीट ईटर, गोश्त खाने वाले जानवरों को। हार्क, लायन, हर्बीवोर, घास और पौधे खाने वाले जानवरों को। रैबिट और गोट, इंसेक्टिवोर, कीड़े मकोड़े खाने वाले जानवरों को। बैट इसके एग्जांपल है। ऑमनिवोर्स, गोश्त खाने वाले जानवरों को। ह्यूमंस, बियर, रैकून, पिग्स, ये इनके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। सिंपल, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों पे जो है वो डिपेंड करते हैं। अब मैंने पहले कहा था कि इसको एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। लॉसेस ऑफ बायोसिंथेटिक एबिलिटीज हैव मार्क्ड एनिमल एवोल्यूशन। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो हमें भी यही कहा जाता है कि जैसे जैसे हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, पहले का इंसान पैदल इतना सफर किया करता था, आज हमारे पास नहीं होता, क्योंकि आज हमें हमारे मसल्स को उतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट शेप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी उतनी ही ज़्यादा वीक होती जा रही है। जो बॉडी को चीज़ें बनी बनाई सूरत में मिल जाए, बॉडी को फिर एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं न्यूट्रिशन पे। हम कहते हैं लॉसेस ऑफ बायोसिंथेटिक एबिलिटीज। इंसान ने और दूसरे एनिमल्स ने जब बनी बनाई शक्ल में चीज़ों को लेना शुरू कर दिया, तो हमारी बॉडी को अब क्या ज़रूरत है अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करके वही चीज़ें बनाने के लिए। जो चीज़ हमें रेडीमेड में मिल रही है, कम कास्ट में मिल रही है, हम उसी को प्रेफर करेंगे। हमारी बॉडी को कुछ अमीनो एसिड बनाने होते थे पहले, लेकिन अब वो अमीनो एसिड हमने फूड वेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तो अब हमारी बॉडी को वो चीज़ें मिलना शुरू हो गई, हमारी बॉडी ने वो काम करना कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई। हमारी बॉडी से क्या मतलब है, तमाम एनिमल्स की बॉडी। इफ एनिमल्स रूटीनली obtain organic molecules, अगर जानवरों को एक रूटीन से मुसलसल अनइंटरप्टेड हम बने बनाए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देना शुरू कर दें, बने बनाए ऑर्गेनिक देना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा, देन इट कैन अफोर्ड लूज बायोसिंथेटिक एबिलिटीज। हमारे एंजाइम चुपके से बैठ जाएंगे कि अब हमें क्या जरूरत है काम करने की, क्योंकि जिस चीज़ को बनाना था उन्होंने वो बनी बनाई फॉर्म में मिल रहा है। कुछ अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी उसको बनाया करती थी, उसके लिए एंजाइम वर्क करते थे, अब हमने वो एंजाइम और वो वाले मॉलिक्यूल्स अपनी बॉडी में, एंजाइम नहीं सॉरी, वो वाले मॉलिक्यूल हमने अपनी बॉडी में बनी बनाई खुराक की सूरत में लेना शुरू कर दिए, तो हमारी बॉडी वो मॉलिक्यूल नहीं बनाएगी। ग्रेजुअली ये मॉलिक्यूल बनाने का जो प्रोसेस है, ये वाले एंजाइम है, हो सकता है वो रिमूव हो जाए और फिर हमें टोटली डिपेंडेंट होना पड़े बनी बनाई खुराक पे। इट कैन अफोर्ड लूज ऑफ बायोसिंथेटिक एबिलिटी। इससे क्या होगा, सिलेक्टिव एडवांटेज।
ये ग्लोब रही और ग्लोब का एक हिस्सा ये है, ग्लोब का एक हिस्सा ये है, ग्लोब का एक हिस्सा ये है, और ग्लोब का एक हिस्सा ये है, और ग्लोब का एक हिस्सा ये है। हो सकता है फ्यूअर अमाइनो एसिड्स इसके ऊपर अवेलेबल है, वो यहां पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है वो वाले ऑर्गेनिज्म जो यहां पे अवेलेबल, जो यहां पे हैं, वो वाले अमाइनो एसिड इनकी बॉडी बनाएगी, लेकिन यहां पे रहने वाले एनिमल्स की बॉडी वो वाले अमाइनो एसिड नहीं बनाएगी। इसी तरह यहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म की फूड यहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म की फूड से डिफरेंट हो जाएगी, इनकी बॉडी में भी चेंजेस हो जाएंगे, और इन चेंजेस की वजह से एनिमल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी फूड और है, इनके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस भी और होंगे, और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में आने वाली चेंजेस के नतीजे में तमाम ऑर्गेनिज्म, तमाम एनिमल्स जो आज मौजूद हैं, ये वेरी कर रहे हैं। जहां पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वहां पे फूड भी एक फैक्टर थी, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं। वेरिएशन ऑफ फूड सिलेक्शन, कोई ऑर्गेनिज्म एक तरह की फूड खा रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरी तरह की फूड खा रहा है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट फूड को जो इनटेक कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान कहीं पे रहने वाले एनिमल्स के लिए वो फूड वो मिल रही थी, जबकि दूसरे एनिमल्स के लिए वो फूड अवेलेबल नहीं थी। स्टूडेंट्स, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा है कि फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुअली चेंज होती जाती है, और दूसरा हमारी बॉडी को अगर रूटीनली कुछ चीज़ें दी जाएं तो हमारी बॉडी उन्हीं चीज़ों पे, वो उन चीज़ों को जो बनाने के लिए जो एनर्जी है, फिर वो एक्सपेंड नहीं करती। यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स स्टॉप एक्सपेंडिंग एनर्जी टू सिंथेसिस बायोमॉलिक्यूल्स। जब हमें ये बायोमॉलिक्यूल्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो हमारी जो एनर्जी है इन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए वो स्टॉप हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने इतना ही इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कल हम इससे आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।